17 मार्च 2026 के इस डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग 2 नेशनल न्यूज़पेपर और 2 बिहार से प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर, जिस नेशनल न्यूज़पेपर में हम लोग दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता, और 2 जो बिहार से प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान और प्रभात खबर। इन चारों न्यूज़पेपर्स में ये देखेंगे कि जो भी बीपीएससी या बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ आए हुए हैं, उसको हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आज के एग्जाम में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो पहला न्यूज़ ये है कि देखो, महागठबंधन के 4 विधायक है, राज्यसभा में चुनाव हुआ था, राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था बिहार में, 5 सीटों के लिए। तो बिहार से कौन-कौन से चुने गए हैं ये देखो। तो पहले हैं जदयू से नीतीश कुमार, फिर नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं, फिर जदयू के ही रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, और चौथे हैं शिवेश कुमार जो भाजपा के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध रालोमो से है। तो ये पॉइंट हो गया, ये तो न्यूज़ है। लेकिन आपके एग्जाम में इसके अलावा जो है राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 80 कहता है, यहाँ देखो, अनुच्छेद 80 में ये राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया हुआ है, कंपोजिशन कितना होंगे, कितने सदस्यों की संख्या होगी, ये आर्टिकल 80 में है। तो सबको पता है कि राज्यसभा की टोटल सीट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 250, लेकिन वर्तमान में 245 सीट ही है। 233 है जो कि विभिन्न राज्यों से चुन के जाएगी, और 12 है जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और नेक्स्ट है कि 4th शेड्यूल जो है, चौथा अनुसूची, इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखो, नॉमिनेशन जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का, हम बता चुके हैं। तीसरा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे साल रिटायर कर जाते हैं। इस वजह से कभी भी इसका डिजोल्व नहीं होता है, राज्यसभा का कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसे एक स्थायी सदन बोला जाता है। अब जो कल चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उसका ये है कि राज्यसभा का चुनाव का प्रोसेस देख लो, चुनाव प्रणाली कैसे होता है राज्यसभा में। तो पहला ये बात को ध्यान रखो कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कि राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही एमएलए मिलके राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव करते हैं। इसके अलावा इस 2 पॉइंट का ध्यान रखना जो एग्जाम में सीधे तौर पे आते हैं। मतदान पद्धति के बारे में पूछा जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के होता है। मतदान पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल शकमनीय मत से होता है। और इसके अलावा जो है इसमें ओपन बैलेट सिस्टम का यूज होता है कि अगर कोई विधायक डालने जा रहा है तो वोट के बाद वो पर्ची वहाँ जो पार्टी के एजेंट होते हैं उसको दिखाना पड़ता है, इस कैंडिडेट को ही वोट कर रहा हूँ, ताकि पार्टी के एजेंट को पता चल सके कि उसका हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स किसी विपक्षी पार्टियों के दबाव में नहीं है, वो अपने ही कैंडिडेट को वोट कर रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इस आर्टिकल से, राज्यसभा सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए है कि आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और वो 2003 में एक संशोधन हो गया था कि अब उम्मीदवार किसी भी राज्य के रहेंगे तो किसी भी राज्य में वो जाके चुनाव लड़ सकते हैं, और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं किए हों, दैट मीन्स लाभ के पद धारण नहीं किए हों, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा एक पॉइंट जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन किस सेंस में होगा, किसी राज्यसभा के सदस्य की मृत्यु हो गई है या वो इस्तीफा दे दिए हैं या फिर उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई हो, तो उसके स्थान पे फिर से चुनाव होता है। तो जो चुनाव हो रहा है, जितना उनका समय रिमेनिंग है 6 साल में, उतने समय के लिए ही चुने जाते हैं, क्योंकि ये स्थायी सदन है, आपको पता ही होगा, ताकि इस बात को मेंटेन रखी जा सके कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये यूपीएससी में भी कई बार देखा गया है कि नोटा का प्रयोग जो है राज्यसभा के चुनाव में नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर से सुनो, नोटा का प्रयोग राज्यसभा के चुनाव में नहीं होता है। इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जो कि अपने पार्टी लाइन पे वोट ना करके विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया हो। अगर दिख गया कि अपने कैंडिडेट को वोट नहीं किया है तो उसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो कर लीजिए। अभी भी जो बिहार के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने अनुपस्थिति दर्ज की है। तो अब पार्टी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर कार्रवाई करे
लेकिन उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता है। तो अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि 100 मीटर से कम जहां पहाड़ था उसको अरावली की श्रेणी में काउंट नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर कई आंदोलन हुए थे। अब सरकार ने क्या किया है कि कंचन देवी की अध्यक्षता में 10 सदस्य समिति का गठन किए हैं, जो कि इस परिभाषा को, जो कि 100 मीटर की परिभाषा दिया गया था, इसका समीक्षा करेगी और संरक्षण के नए व्यवहारिक सुझाव देंगे। तो आपके एग्जाम में 60 से यही क्वेश्चन आएगा कि अरावली की परिभाषा तय करने के लिए भी जो कमेटी बनाएगी वो किसकी अध्यक्षता में है, तो ध्यान रखना कंचन देवी की अध्यक्षता में। अब नेक्स्ट न्यूज ये है कि महेंद्र झा को मैथिली के लिए साहित्य अवार्ड दिया जाएगा। महेंद्र झा को साहित्य के लिए अवार्ड दिया जाएगा। किस भाषा के लिए? मैथिली के लिए। इनका जो संस्मरण है ये धात्री पात्र संग्राम है, धात्री पात्र संग्राम। इस यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। इनका महेंद्र झा जी का संबंध जो है बिहार के सुपौल जिले से है। इसके अलावा ममता कालिया जी का एक कृत्य है, संस्मरण है, जीते जी इलाहाबाद। ममता जी को हिंदी के लिए साहित्य अवार्ड मिला है, जिनका किस चीज के लिए मिला है? तो जीते जी इलाहाबाद। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है हमें, एक महेंद्र झा जी को मैथिली के लिए और ममता कालिया जी को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और इसके अलावा जो साधु भद्रेश दास जी हैं, इनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। अभी 3-4 और भी कई भाषा के लिए दिया गया है। तो यहाँ हम लिस्ट पूरा दिया हुआ है, वो आप पॉज करके देख लो। अगर आपको इस पूरे सेशन का न्यूज़पेपर कटिंग्स का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बिहार PSC टेस्ट सीरीज सर्च कीजिए या फिर बिहार जर्नी 09 सर्च कीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे ये PDF अपलोड किया जाता है। इसके अलावा वहाँ कई MCQ हैं, वो भी अपलोड किया जाता है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं इस साहित्य अवार्ड पे। तो आपको पता होना चाहिए साहित्य अवार्ड टोटल 22 भाषा में दिया जाता है, नहीं टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। 22 जो हमारे 8वीं अनुसूची में है और 2 भाषा अन्य है, एक इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी भाषा जो है। इन 24 भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसके अलावा यहाँ इस पॉइंट को देख लो, ममता कालिया को हिंदी के लिए मिला है और नवतेज सरना है, इनको इंग्लिश के लिए मिला है। नवतेज सरना को इंग्लिश के लिए मिला है। इनको किस उपन्यास के लिए मिला है? तो क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। हमें फिलहाल इस साहित्य अवार्ड के 3 पॉइंट याद रखना है। मैथिली के लिए महेंद्र झा को, और ममता कालिया को हिंदी के लिए, और नवतेज सरना को इंग्लिश भाषा में दिया गया है। और संस्कृत की बात करेंगे तो साधु भद्रेश जी का। इसके अलावा अन्य भी दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। ऑस्कर 2026 की बात कर रहे हैं। ऑस्कर से रिलेटेड हमें पता है कि 71st एग्जाम में भी आया हुआ था, ऑस्कर से रिलेटेड सवाल आए हुए थे। तो इस बार ऑस्कर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BPSC प्रीलिम्स या फिर BRSI या किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, इस बार जो ऑस्कर था 98th ऑस्कर अवार्ड था और ये लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में दिया जाता है। जब हम अवार्ड की बात करेंगे तो इधर देखो, शायद आपको जूम करने पर नहीं दिख रहा होगा, 1 सेकंड। बेस्ट फिल्म के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो ऑस्कर में मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर्स के लिए मिला है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सीनर्स को मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस जो है जेसी बाकले को मिला है। जेसी बाकले को हैमनेट मूवी के लिए मिला है। तो इन 3 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बेस्ट फिल्म द बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन जो कि सीनर्स के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बाकले हैमनेट के लिए मिला हुआ है। इन 3 को आप अच्छे से याद रखो, बाकी आप पॉज करके ये पढ़ लो। ये आपके एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। आप इस बार भी प्रीलिम्स में देखे हो तो पूछा जा चुका है। एक टेनिस टूर्नामेंट है इंडियन वेल्स, इसमें कि इटली के जैनिक सिनर जो है उन्होंने पुरुष सिंगल्स में रसिया के दानिल मेदवेदेव को हराया और अपने नाम इंडियन वेल्स की जीत हासिल की है। कौन? जैनिक सिनर। और महिला सिंगल्स में एरिना सवालेंका ने जीता है इंडियन वेल्स। वैसे ये आपको आएगा नहीं एग्जाम में, बट क्या पता कोई एग्जाम पूछ ली ग्रैंड स्लैम के अलावा ये इंडियन वेल्स के बारे में। तो दोनों ध्यान रखना, जैनिक सिनर मेल में और फीमेल में एरिना सवालेंका ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, तो ये न्यूज है किस चीज़ से है? तो ट्यूलिप गार्डन से। जो ट्यूलिप गार्डन जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो ध्यान रखना, अगर आता है एग्जाम में तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। और भारत में पहला ट्यूलिप गार्डन भी एशिया में ही, अगर आपके एग्जाम में आता है। अभी दूसरा
ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये हिमाचल में है। दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, और पहला श्रीनगर में है। हिमाचल वाला भी हाल ही में 2-3 महीने पहले न्यूज में रहा है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये है गैस से रिलेटेड, जो एलपीजी गैस है उससे रिलेटेड है कि गैस का टैंकर लेकर शिवालिक हमारा जहाज है, भारतीय पोत है शिवालिक। अगर एग्जाम में आता है तो पूछते हैं मुंद्रा पोर्ट, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे आया है। इसके अलावा एक और है भारतीय पोत नंदा देवी, ये भी गुजरात के ही कांडला पोर्ट है, वहाँ आने वाला है। पॉइंट एज सच आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये ध्यान रखना मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है और कांडला पोर्ट भी गुजरात में। इसके अलावा देखो एक परियोजना से संबंधित डैम था, बोध घाट परियोजना, ये चर्चा में है। तो अगर आपके एग्जाम में हो सकता है सीधे आ जाएगा, जो डेली न्यूज में नहीं रहता है इस बार है तो देख लो। पहला है कि ये इंद्रावती पे सिंचाई परियोजना है। इंद्रावती पे, इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी है और इसका संबंध बोधघाट परियोजना का जो है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है, बोधघाट परियोजना से संबंधित है। ये क्या है, तो बहुउद्देशीय बोधघाट डैम है। इंद्रावती और महानदी जोड़ योजना शुरू हुआ था, उससे रिलेटेड है बोधघाट परियोजना। इसके अलावा ये देखो यहाँ, ये सिंचाई परियोजना की परिकल्पना 1960 में ही किया गया था, लेकिन जब 1979 में, एक सेकेंड, 1979 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तब इस बोधघाट परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और लेकिन 1986 में वहाँ के जो पर्यावरण संबंधी आपत्ति के कारण कुछ इसका विरोध हुआ था और ये परियोजना को रोक दिया गया था। तो इस आर्टिकल से बस ये देखो एग्जाम में क्या आ सकते हैं, तो बोधघाट परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो ध्यान रखना है इंद्रावती नदी से, और ये किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से।